हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ डॉक्टर कुलदीप कौर। और जो मैं आपको टॉपिक डिस्कस कर रही हूँ, ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन का सिक्योरिटी काउंसिल डिस्कस करने आई हूँ। पार्ट 1 आप पढ़ चुके हैं, जनरल असेंबली। पार्ट 2 सिक्योरिटी काउंसिल मैं आपको बताऊँगी। स्लाइड्स इंग्लिश हिंदी दोनों में हैं। कुछ बातें मैं स्लाइड्स के अलावा आपको बताऊँगी, क्योंकि सारी बातों को स्लाइड में लिखना पॉसिबल नहीं है। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए और पूरी नॉलेज को गेन करिए। तो मैं शुरुआत करूंगी कि सिक्योरिटी काउंसिल, तो सिक्योरिटी काउंसिल मैं कहूँगी यूनाइटेड नेशन का राइट हैंड है। अगर जनरल असेंबली लेफ्ट हैंड है तो सिक्योरिटी काउंसिल राइट हैंड है। सिक्योरिटी काउंसिल के नाम से ही पता चलता है कि इसका कंपोजिशन क्यों किया गया होगा। आप देख रहे हैं, नाम ही है सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई, इसीलिए इस काउंसिल को बनाया गया। तो मैं आपको बता दूं कि डम्बलटन प्रपोज़ल हुआ और जिसमें एक नीड महसूस की गई कि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को बनाए रखने की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको सौंपी जाए, तो उसी के लिए सिक्योरिटी काउंसिल का कंपोजिशन किया गया। सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस हुआ और सिक्योरिटी काउंसिल को एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन के रूप में इस्टेब्लिश करने का डिसीज़न ले लिया गया। तो 12 जनवरी 1946 को सिक्योरिटी काउंसिल का इस्टेब्लिशमेंट कर दिया गया। तो अब देख रहे हैं स्लाइड्स को मैं बताती हूँ कि स्लाइड्स में भी मैंने बताया कि सिक्योरिटी काउंसिल जो है यूनाइटेड नेशन का एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। अंडर चैप्टर 5, 6, 7 एंड 8 ऑफ द यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन चार्टर, द वर्किंग पावर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल आर मेंशन्ड फ्रॉम आर्टिकल 23 टू आर्टिकल 54. According to United Nations Declaration, maintaining the international peace and security is the main responsibility of the Security Council. For this reason, the policeman of the world has also been called as an idiom. तो आपको बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र चार्टर के अध्याय 5, 6, 7, 8 के अंतर्गत आर्टिकल 23 से लेके आर्टिकल 54 तक सिक्योरिटी काउंसिल के कंपोजिशन, पावर, फंक्शन के बारे में दिया गया है। सिक्योरिटी काउंसिल की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को बनाए रखना, इसीलिए इसे एक दुनिया का पुलिसमैन भी कहा गया है। जहां जनरल असेंबली को वर्ल्ड की स्मॉलेस्ट पार्लियामेंट कहा गया, इसे दुनिया का पुलिसमैन कहा गया, क्योंकि इसे की पूरी दुनिया की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसको दी गई है? इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को बनाए रखने की इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी सिक्योरिटी काउंसिल को दी गई है, इसीलिए इसे दुनिया का पुलिसमैन कहा गया। तो जब आप चैप्टर देखेंगे, मैंने आपको 5th चैप्टर के बारे में बताया कि 5th चैप्टर में कंपोजिशन के बारे में रूल्स बताए गए और चैप्टर में बताया गया कि 5 परमानेंट मेंबर होंगे और 10 टेम्परेरी मेंबर होंगे, तो कुल मिलाकर 11 मेंबर होते हैं। बाद में चार्टर में 1965 में अमेंडमेंट कर दिया गया और टेम्परेरी मेंबर्स की संख्या 6 से बढ़ाकर 10 कर दी गई। तो अब कितने मेंबर्स हो गए हैं? आप देख रहे हैं कि अब 15 मेंबर हो गए हैं। तो 5 परमानेंट हो गए हैं और 10 टेम्परेरी। और 1965 में अमेंडमेंट हुआ था, उससे पहले 6 टेम्परेरी मेंबर होते थे। तो अब आगे बता दूं कि सिक्योरिटी काउंसिल की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने आपको बता ही दिया। इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को बनाए रखने का इसकी जिम्मेदारी है। हर एक सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर को एक वोट देने का राइट है। जो टेम्परेरी मेंबर्स होते हैं, इनका जो कामकाज का कार्यकाल होता है, कह सकते हैं 2 साल का है और सभी सिक्योरिटी काउंसिल के नियमों का पालन करने के लिए बाइंड है। 15 मेंबर हैं सिक्योरिटी काउंसिल में, 5 परमानेंट और 10 टेम्परेरी मेंबर्स 2 साल के लिए होते हैं। तो 5 परमानेंट मेंबर के आप नाम याद रखेंगे, एग्ज़ाम में आते रहते हैं नाम अक्सर क्वेश्चंस में। चीन, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका। फिर से सुनेंगे, चीन, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इन्हें ही परमानेंट मेंबर का स्पेशल दर्जा दिया गया है और स्पेशल वोटिंग का पावर, वीटो का राइट भी दिया गया है। देखिए, वीटो का एक्सप्लेनेशन जो है, लैटिन एक वर्ड है जिसमें वीटो का मतलब बताया गया है मना करने से, मतलब मना कर देते हैं कि मैं सिक्योरिटी काउंसिल के इस डिसीज़न को नहीं मान रहा हूँ। 5 परमानेंट मेंबर, तो सिक्योरिटी काउंसिल उस वोट को निगेटिव वोट मान लेती है और वो डिसीज़न मंजूर नहीं होता है। तो आइए देखें कि सिक्योरिटी काउंसिल, मैंने 5 मेंबर परमानेंट हैं, परमानेंट मेंबर के नाम बता दिए। अब टेम्परेरी मेंबर हर साल 2 साल के लिए अपॉइंट होते हैं। इनके भी लिस्ट मैंने हिंदी इंग्लिश में नाम की दे दी है, मैं आपको बता दे रही हूँ। एस्टोनिया, भारत, आयरलैंड, केनिया, मैक्सिको, नाइजर, नॉर्वे, सेंट विजिट एट द ग्रेनाइड, ट्यूनीशिया, वियतनाम। ये टेम्परेरी मेंबर्स हैं जो आपको बगल ब्रैकेट्स में देख रहे हैं आप, ईयर लिखा हुआ है, कब तक ये रहेंगे। और भी
चीज़ें मैं आपको बता दूं कि जो नॉन काउंसिल मेंबर स्टेट्स हैं उनके बारे में बता दूं कि जो मेंबर नहीं हैं, देखिए सिक्योरिटी काउंसिल का अगर कोई कंट्री मेंबर नहीं है, वो केवल यूनाइटेड नेशन का है, तो वो वैसे तो वोटिंग देने का राइट नहीं रखता है, लेकिन अगर लगता है कि डिस्कशन में वो आ जाए, डिस्कशन में इसलिए आ जाए क्योंकि उसके राइट कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे, तो सिक्योरिटी काउंसिल क्या करती है, उसको बुला लेती है और कहती है कि आप डिस्कशन में आ सकते हैं, आप वोट नहीं देंगे लेकिन आप चर्चा में आ सकते हैं। तो लेकिन उसको सारी कंडीशंस को फॉलो करना होता है। जो आप देख रहे हैं जो नॉन काउंसिल मेंबर स्टेट्स हैं उनकी मैं बात कर रही हूँ कि वो वोटिंग नहीं कर सकते, लेकिन वो क्या कर सकते हैं, डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं पर भी उनका इंटरेस्ट उस स्टेट का प्रभावित होता है तो सिक्योरिटी काउंसिल उनको डिस्कशन में इन्वाइट कर लेती है। तो फंक्शन क्या होते हैं, तो 4 फंक्शंस बताए हैं: मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, इलेक्शन रिलेटेड वर्क, सुपरविज़न वर्क और कॉन्स्टिट्यूशनल वर्क। तो आप देखेंगे कि मैं आपको सारी चीज़ों को बताने जा रही हूँ कि सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट काम मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, जिसके कारण इसे वर्ल्ड की पुलिसमैन का दर्जा भी दिया गया, एक मुहावरे के रूप में बताया गया, क्योंकि इसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को बनाए रखना है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि चार्टर में भी दिया गया है कि आर्टिकल 24 में बताया गया है कि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिक्योरिटी काउंसिल की है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को बनाए रखना, और वो क्या करती है, सभी स्टेट्स के बिहाफ पर काम करती है। जो भी वो डिसीजन देगी सभी स्टेट्स उसको मानेंगे, सभी पर वो बाइंडिंग होगा, और इसके लिए वो क्या करती है, नए नए प्लान्स को बनाती रहती है। एक वर्ड यूज़ किया गया है, पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, झगड़ों का शांतिपूर्वक निपटारा। तो चार्टर के चैप्टर 6 में इंटरनेशनल डिस्प्यूट जब आएंगे तो उन्हें भी ये शांतिपूर्वक ढंग से निपटाने कराने के लिए क्या करेगी, प्रयास करेगी। वो सुरक्षा परिषद को जब लगता है सिक्योरिटी काउंसिल को कि जिस सोर्सेस से डिस्प्यूट को सुलझाया जा सके, तो वो उस सोर्सेस का डिस्प्यूट को सुलझाने का प्रयास करेगी। तो यहाँ पर सभी स्टेट्स पर ये बाइंडिंग होगा कि वो जब सजेशन देगी तो वो उसको मानने ही होंगे। थर्ड वर्ड मैं यूज़ कर रही हूँ, एक्शन विद रिस्पेक्ट टू थ्रेट ऑफ पीस, ब्रीच ऑफ पीस एंड एक्ट ऑफ एग्रेशन। एक्शन विद रिस्पेक्ट टू थ्रेट ऑफ पीस, ब्रीच ऑफ पीस एंड एक्ट ऑफ एग्रेशन। शांति भंग की आशंका, शांति भंग तथा अतिक्रमण के कार्यों के संबंध में कार्यवाही। तो ये जो पावर दी गई है वो चैप्टर 7 के अंतर्गत दी गई है सिक्योरिटी काउंसिल को, और आर्टिकल 39 के अंतर्गत बताया गया है कि अगर उसे लगता है कि इंटरनेशनल पीस खतरे में है, सुरक्षा खतरे में है, एग्रेशन होने वाला है, तो वो क्या करती है, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को बनाए रखने के लिए आर्टिकल 41 और 42 के अंतर्गत कार्यवाही करती है। तो एग्रेशन शब्द को पहले कहीं डिफाइन नहीं किया गया था, बाद में जनरल असेंबली ने 14 सितंबर 1974 को एग्रेशन की डेफिनेशन दी थी। एक प्रपोजल में डेफिनेशन में क्या किया गया था, इसको एक्सेप्ट कर लिया गया था, डिफाइन किया गया था कि एग्रेशन क्या होता है, कब इसको प्रपोजल के रूप में एक्सेप्ट किया गया, 14 सितंबर 1974 को। तो इसे जनरल असेंबली एक अचीवमेंट भी बनती है कि उसने एग्रेशन की डेफिनेशन को डिफाइन किया, लेकिन एग्रेशन से रिलेटेड जितनी भी पावर होंगी रोकने की, वो सारी की सारी सिक्योरिटी काउंसिल के पास होंगी। सिक्योरिटी काउंसिल का मेन काम ही है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को बनाए रखना, और सिक्योरिटी काउंसिल ने कह सकते हैं कि बहुत प्रभावशाली काम किया इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को बनाए रखने के लिए। कई बार जब डिस्प्यूट आए तो सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा ही सुलझाए गए हैं। वो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को बनाए रखने का उसने इम्पोर्टेंट काम किया है। तो दूसरा वर्क है इलेक्शन से रिलेटेड वर्क है। तो सिक्योरिटी काउंसिल इलेक्शन रिलेटेड काम भी करती है। उदाहरण के लिए सिक्योरिटी काउंसिल और जनरल असेंबली मिलकर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जजेस का इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है, उनको इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है। ये आपको बताया गया है, आर्टिकल्स में लिखा भी हुआ है। सिक्योरिटी काउंसिल क्या करती है कि जनरल सेक्रेटरी की अपॉइंटमेंट होती है, सिक्योरिटी काउंसिल अपनी रिकमेंडेशन देती है कि वो अपनी सुझाव देती है कि किस पर्सन को जनरल सेक्रेटरी अपॉइंट किया जाए ताकि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को बनाए रखा जा सके और डिस्प्यूट को सुलझाने में मदद की जा सके। तो आपको जनरल सेक्रेटरी के बारे में मैं अलग से एक पूरा टॉपिक ही पढ़ाऊँगी।
तो अभी मैं आपको बता दूं कि जो जनरल सेक्रेटरी का जो इलेक्शन होगा उसमें सिक्योरिटी काउंसिल के 9 परमानेंट कह सकते हैं कि 9 मेंबर्स की पॉजिटिव वोटिंग होना ज़रूरी है। 9 मेंबर्स की जो पॉजिटिव वोटिंग होगी उसमें 5 परमानेंट मेंबर होंगे और 4 टेम्परेरी, मतलब 9 मेंबर्स की कंसेंट होना ज़रूरी होगी जो भी रिकमेंडेशन देगा सिक्योरिटी काउंसिल। सुपरविज़न वर्क क्या करती है? सिक्योरिटी काउंसिल सुपरविज़न वर्क भी करती है, पर्यवेक्षण संबंधी काम भी करती है। अगर कभी कभी वो क्या करती है, उसकी जनरल असेंबली के समान उसे बहुत ज़्यादा पावर तो नहीं दी गई, लेकिन एक लिमिटेड पावर है कि मेंबर को वह सस्पेंड कर सकती है, एक्सपेल कर सकती है। अगर उसे लगता है कि ये मेंबर्स जो हैं वो पीस एंड सिक्योरिटी में क्या कर रहे हैं, किसी तरीके से डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो वो क्या कर सकती है, उनको एक्सपेल कर सकती है और एक्सपेल करने के लिए अपना रिकमेंडेशन दे सकती है। एक्सपेल वो करती नहीं बल्कि वो रिकमेंडेशन देती है और रिकमेंडेशन के आधार पे जनरल असेंबली क्या करती है, उनको एक्सपेल कर देती है। तो जब उनको वापसी होगी तो यहाँ पर उनकी कंसेंट होना ज़रूरी है, सिक्योरिटी काउंसिल की कंसेंट ली जाएगी। तो आप कह सकते हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल भी सुपरविज़न का एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर रही है। तो इलेक्शन से संबंधित भी काम करती है, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को भी बनाए रख रही है। जो फोर्थ वर्क जो कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशनल काम, संवैधानिक कार्य भी कर रही है। तो आर्टिकल 108 में यूनाइटेड नेशन चार्टर के अमेंडमेंट के लिए ज़रूरी है कि जनरल असेंबली के तो 2/3 मेंबर इसे एक्सेप्ट करें और इनका रेक्टिफिकेशन करें, लेकिन 2/3 मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल के भी मेंबर होने चाहिए, जिसमें 5 परमानेंट मेंबर भी होंगे। जब तक ये 5 परमानेंट मेंबर जो सुपर पावर जिन्हें कहा गया है, सुपर पावर कंट्री कहा गया है, इनकी अगर कंसेंट नहीं होगी तो चार्टर में कोई भी अमेंडमेंट नहीं होगा। तो सिक्योरिटी काउंसिल क्या करेगी, एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में भी ये क्या करती है, चार्टर के अपना रोल प्ले करती है। अब आइए मैं आपको कुछ वर्ड्स बताना चाहती हूँ ताकि वो वर्ड्स आपको याद होंगे तो आपको काफ़ी समझने हमें हेल्प होगी। सिक्योरिटी काउंसिल में वोटिंग सिस्टम और वीटो क्या होता है। तो सिक्योरिटी काउंसिल के हर एक मेंबर को एक वोट होता है और प्रोसीजर संबंधी जितने भी डिसीजन होंगे उसमें 15 में से 9 मेंबर की पॉजिटिव वोटिंग होना ज़रूरी है। तो 9 मेंबर अगर वोट देंगे तभी वो डिसीज़न माना जाएगा, जिसमें से 5 परमानेंट मेंबर्स की कंसेंट होना ज़रूरी है। और जो 5 परमानेंट मेंबर हैं इन्हें ही सुपर पावर कहा गया है और इन्हें ही वोटिंग का भी वीटो का भी राइट दिया गया है। वीटो के बारे में आपको बता चुकी हूँ कि लैटिन वर्ड है और वीटो को जब यूज़ करते हैं तो इसका मतलब वो अपनी कंसेंट नहीं दे रहे हैं। तो अब यहाँ पर अगर कोई परमानेंट मेंबर किसी डिसीजन से सहमत नहीं है तो वो निगेटिव वोटिंग करेगा, अपने वीटो के राइट का यूज़ करेगा। और सभी 5 परमानेंट मेंबर टाइम टू टाइम अपने वीटो के राइट का यूज़ कर चुके हैं। अगर वो वीटो के राइट का यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो वो वोटिंग के टाइम एब्सेंट होंगे, तब भी माना जाएगा कि सिक्योरिटी काउंसिल क्या करेगी, उस डिसीज़न को इन्फोर्स नहीं कर पाएगी क्योंकि मेंबर जो हैं वो एब्सेंट हैं। 5 परमानेंट मेंबर में से अगर कोई भी मेंबर एब्सेंट होगा तो वो डिसीज़न पे आगे प्रोसीडिंग नहीं आगे बढ़ पाएगी। अब डबल वीटो क्या होता है ये भी मैं आपको बता दूं कि चार्टर में प्रोसीजर मैटर और इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर में डिफ्रेंशिएट तो बताया गया है कि कौन के प्रोसीजर में अमले होंगे और कौन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होंगे, लेकिन इनका जो एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया है। तो प्रोसीजर संबंधी जितने भी डिसीजन होंगे उनमें 5 परमानेंट मेंबर्स में से अगर कोई भी मेंबर्स क्या करते हैं, निगेटिव वोटिंग दे देते हैं, तो सिक्योरिटी काउंसिल क्या करेगी, ऐसे डिसीजन को रोक देगी। अभी इस पर डिसीजन नहीं देगी क्योंकि परमानेंट मेंबर्स ने निगेटिव वोटिंग की है। तो पहला जो वोट दिया उन्होंने तो वो क्या कहलाता है, पावर ऑफ फर्स्ट वोट कहलाता है। तो दूसरे वोटिंग का कब क्वेश्चन होगा आप कहेंगे, तो दूसरे वोटिंग के बारे में तब आता है कि जब कोई मामला प्रोसीजरल है या नहीं है, प्रक्रिया का है या नहीं है। तो ये एक लीगल क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पर 9 मेंबर की पॉजिटिव वोटिंग ज़रूरी है जिसमें से 5 परमानेंट मेंबर होंगे। अगर कोई प्रश्न डिसाइड नहीं हो पा रहा है और मेंबर परमानेंट मेंबर क्या कर रहे हैं, सेकेंड वीटो का यूज़ कर दे रहे हैं, अब वो मना ही कर दे रहे हैं, तो डबल वीटो के कारण जब महाशक्ति जो सुपर पावर है वो अपनी वीटो को यूज़ कर रही है तो सिक्योरिटी काउंसिल क्या करेगी, प्रोसीडिंग को कैंसिल कर देगी। पहले वीटो का जब यूज़ होता है तो आप कह सकते हैं डिसीज़न को रोका जाता है और जब दूसरे वीटो का यूज़ करा जाता है तब प्रोसीडिंग कैंसिल कर दी जाती है, वो प्रोसीडिंग पूरी तरीके से रद्द हो जाती है। तो चार्टर में वीटो शब्द का कहीं यूज़ नहीं किया गया है। जो यूनाइटेड नेशन का चार्टर है वहाँ वीटो शब्द नहीं देखेंगे कि यूज़ किया गया है। ये वीटो के बारे में याल्टा जब सिक्योरिटी काउंसिल में जब आपको देखा होगा याल्टा कॉन्फ्रेंस हुआ था तो वहाँ पर वीटो के बारे में प्रपोज़ल रखा गया था।
और अब तक देखा जाए सभी महाशक्तियों ने वीटो का यूज़ किया है, चाहे वो रूस हो, चाहे वो अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, चीन हो, लेकिन सबसे ज़्यादा वीटो का यूज़ किसने किया है? रूस ने किया है। सबसे ज़्यादा अगर आपसे पूछा जा रहा है कि वीटो पावर का कौन यूज़ कर चुका है, रूस ने सर्वाधिक बार वीटो पावर का यूज़ किया है। देखिए, यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है उसमें सिक्योरिटी काउंसिल के जो भी डिसीज़न आएंगे वो सभी मेंबर्स को मानने के लिए उसे बाइंड होंगे। जितने भी डिसीज़न सिक्योरिटी काउंसिल डिसीज़न लेती है वो सभी मेंबर्स पे बाइंडिंग होंगे, और वो डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए 4 तरीके बताती है। 4 तरीके कौन से बता सकती है? पहले वो नेशंस को आपस में बातचीत करने के लिए इनकरेज करती है कि हम आपको बातचीत के द्वारा आप क्या करिए, निगोशिएशन के द्वारा डिस्प्यूट को सॉल्व करिए। फिर वो इंटरनेशनल कोर्ट को सजेशन भी दे सकती है। थर्ड, वो क्या कर सकती है, जो कोई स्टेट दोषी है उसके खिलाफ वो इकोनॉमिकल रिस्ट्रिक्शन भी लगा सकती है। और चौथा, वो लास्ट में ज़रूरत पड़ने पर वो आर्मी की प्रोसीडिंग भी कर सकती है, सैनिक कार्रवाई कर सकती है। देखिए, यूनाइटेड नेशन के पास अपनी कोई आर्मी नहीं है। वो आर्मी की प्रोसीडिंग करने के लिए, सैनिक कार्रवाई करने के लिए उसे अपने मेंबर स्टेट्स की मदद लेनी पड़ती है। तो यहाँ पर मैंने आपको सारी चीज़ें आपको मैंने बताई जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी। अब मैं आपको कुछ और चीज़ें बताने जा रही हूँ कि सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो हमेशा शांतिपूर्वक ढंग से करती है कि भाई शांतिपूर्वक ढंग से डिस्प्यूट को सुलझाइए। जब नहीं सुलझ पाता है तभी वो क्या करती है, कोई और कार्रवाई करती है। तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बातें निकाली हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों में है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि सबसे पहले जो 15 मेंबर्स हैं, और आर्टिकल 23 में लिखा हुआ है कि 15 मेंबर होंगे सिक्योरिटी काउंसिल में, जिसमें 5 परमानेंट और 10 टेम्परेरी होंगे। टेम्परेरी मेंबर्स की संख्या 10 है, जिनका जो इलेक्शन होगा, कौन इलेक्ट करता है, जनरल असेंबली करती है 2 साल के लिए। सिक्योरिटी काउंसिल का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है। ये बातें आप याद रखेंगे, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सारी बातें इंपॉर्टेंट हैं। तो 5 परमानेंट और 10 टेम्परेरी मेंबर, और जो 5 परमानेंट मेंबर हैं उनकी पॉजिटिव वोटिंग होना ज़रूरी है हर एक डिसीजन में। चैप्टर 7 में बताया गया है कि वो सैनिक कार्रवाई कर सकते हैं, वो उस स्टेट के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं जो क्या कर रहा है, शांति भंग करना जा रहा है, तो उसके खिलाफ वो चैप्टर 7 में कार्रवाई कर सकते हैं। उनको आर्मी प्रोसीडिंग के बारे में बताया गया है। तो चार्टर का आर्टिकल 27 में कहा गया कि वैसे तो वो किसी घरेलू मामलों में इंटरफेयर नहीं करेंगे, लेकिन किसी स्टेट के खिलाफ जब उनको बल का प्रयोग करना पड़ता है, फोर्स यूज़ करनी पड़ती है, तब ये सिद्धांत लागू नहीं होगा। तब उन्हें डोमेस्टिक मैटर में भी इंटरफेयर करना पड़ेगा, क्योंकि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी खतरे में है। तो 1965 में अमेंडमेंट हुआ था, जिसमें सिक्योरिटी काउंसिल की जो संख्या थी वो बढ़ाकर अब क्या कर दी गई है, 15 हो गई है। 5 परमानेंट मेंबर हैं और 10 टेम्परेरी मेंबर हो गए। और इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को बनाए रखना सिक्योरिटी काउंसिल की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ। तो आर्टिकल 27 में जो परमानेंट मेंबर्स हैं वो क्या कर सकते हैं, वोटिंग का यूज़ कर सकते हैं। अगर वो वीटो पावर का यूज़ करेंगे तो वो डिसीज़न को क्या कर दिया जाएगा, मैंने फर्स्ट वीटो और सेकंड वीटो दोनों में अंतर बताया। फर्स्ट वीटो में डिसीज़न को क्या कह सकते हैं कि एक सस्पेंड किया जाता है, और सेकंड वीटो पावर का जब यूज़ किया जाता है तो पूरी तरीके से उसको कार्रवाई को, प्रोसीडिंग को कैंसिल कर दिया जाता है। और एक स्टेट अगर दूसरे स्टेट पर कोई अटैक कर रहा है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सिक्योरिटी काउंसिल की होती है। आर्टिकल 51 में मैं आपको बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों को आत्मरक्षा का अधिकार दिया गया, सेल्फ डिफेंस का, लेकिन जो ये राइट है वो सिक्योरिटी काउंसिल के डिसीजन के अंतर्गत आता है। तो चार्टर का आर्टिकल 42 के अंतर्गत किसी राष्ट्र के खिलाफ ये प्रोसीडिंग कर सकती है, बल प्रयोग करने का भी अधिकार है। और आर्टिकल 41 के अंतर्गत ये दोषी स्टेट के खिलाफ पार्शियल या आप कह सकते हैं टेम्परेरी क्या कर सकती है, रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है और उनसे पॉलिटिकल संबंधों का विच्छेद कर सकती है। तो आज जितनी बातें मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताई हैं वो आप सब याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट बातें मैंने अलग से इसीलिए लिख दी हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो प्लीज़ अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगती हों तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल।